कश्मीर की वादियां, जहां सफेद बर्फ की चादर के नीचे खामोशी सोती है और कभी कभी उस खामोशी के नीचे बारूद जागता है। यह कहानी बारूद की नहीं, उस चिंगारी की है जिसे बुझा हुआ समझकर लोगों ने पैरों तले रौंद दिया था। लोलाब घाटी का एक छोटा सा गांव शालकोट। यहां की सर्द हवाओं में सेब की खुशबू थी और लोगों की आंखों में एक अनजाना डर। गांव के किनारे पर एक पुराना स्कूल था, शालकोट प्राथमिक विद्यालय। लकड़ी की पुरानी इमारत जिसकी छत से पिघली हुई बर्फ टपकती रहती थी। मीरा 32 साल की एक साधारण सी दिखने वाली महिला इस स्कूल की एकमात्र शिक्षिका थी। उसका चेहरा हमेशा झुका रहता था, कंधे थोड़े झुके हुए, जैसे दुनिया का सारा बोझ उसी पर हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट रहती थी, जैसे कोई उसे हमेशा देख रहा हो। गांव के लोग, यहां तक कि बच्चे भी उसे डरपोक मीरा कहकर बुलाते थे। वह तेज आवाज से डर जाती थी। खून देखकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता था। आज की सुबह भी वैसी ही थी। मीरा क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिख रही थी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, ठंड की वजह से नहीं, बल्कि उस डर की वजह से जो उसके अंदर कहीं गहरा बैठा था। बच्चों, आज हम पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, मीरा ने अपनी धीमी, लगभग फुसफुसाती हुई आवाज में कहा। पीछे की बेंच पर बैठा हुआ एक शरारती लड़का आरिफ जोर से हंसा। मैडम, आप पहाड़ों के बारे में क्या पढ़ाओगी? आप तो चूहे से भी डरती हो। कल जब स्कूल में कुत्ता आया था तो आप टेबल के नीचे छिप गई थीं। पूरी क्लास जोर से हंस पड़ी। मीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और नजरें नीचे कर लीं। वह कुछ नहीं बोली। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। गांव के सरपंच बशीर चाचा, जो अक्सर स्कूल के चक्कर लगाते थे, खिड़की से यह सब देख रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, बेचारी मीरा इतनी कमजोर है, पता नहीं इस कठोर घाटी में कैसे जिंदा रहेगी। इसे तो अपनी परछाई से भी डर लगता है। लेकिन बशीर चाचा और वह पूरी क्लास, कोई नहीं जानता था कि वह डरपोक नहीं थी। वह बस थकी हुई थी। वह उस अतीत से भाग रही थी जहां उसके हाथों में चाक नहीं बल्कि टेवोर असॉल्ट राइफल हुआ करती थी। जहां वह मीरा नहीं, कैप्टन जोया थी, पैरा स्पेशल फोर्सेस की सबसे घातक स्नाइपर, जिसे दुश्मन भूत कहते थे, क्योंकि वह दिखती नहीं थी, सिर्फ उसकी गोली का असर दिखता था। उसने कसम खाई थी, हिंसा छोड़ने की कसम, खून न बहाने की कसम। वह एक नई जिंदगी जीना चाहती थी, एक ऐसी जिंदगी जहां मौत का सन्नाटा न हो बल्कि बच्चों की हंसी हो। उसने अपनी पहचान, अपना नाम, अपना अतीत सब कुछ दफन कर दिया था उस बर्फीली जमीन के नीचे। दोपहर के 2 बजे थे। स्कूल की छुट्टी होने ही वाली थी। तभी घाटी की शांति को चीरती हुई 3 भारी गाड़ियां स्कूल के गेट को तोड़ती हुई अंदर आ घुसीं। धड़ाम! लकड़ी का पुराना गेट तिनके की तरह बिखर गया। धूल और बर्फ का एक गुबार उठा। जीप के टायरों ने स्कूल के छोटे से मैदान को रौंद डाला। बच्चे डर के मारे चीखने लगे। मीरा के हाथ से चाक गिर गया। वह जानती थी कि यह आवाज क्या है। यह मौत की दस्तक थी। गाड़ियों से 10-12 आदमी कूदे। उनके चेहरों पर काले नकाब थे और हाथों में AK-47 राइफलें। उनकी वर्दी पर कीचड़ और खून के धब्बे थे। वे अल शदाब के आतंकी थे, जो सीमा पार से घुसपैठ करके आए थे और अब सेना से बचने के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में थे। और यह स्कूल उनके लिए सबसे आसान शिकार था। खामोश, सब खामोश। सबसे आगे चल रहे आदमी ने हवा में गोली चलाई। ठाइये! बच्चों की चीखें गले में ही अटक गईं। वह आदमी कमांडर रियाज है, एक लंबा और खूंखार आतंकी था। उसकी एक आंख पर गहरा घाव था। वह धीरे धीरे क्लासरूम की तरफ बढ़ा, जहां मीरा और 20 बच्चे एक कोने में दुबके हुए थे। मीरा कांप रही थी। इस बार यह कांपना नाटक नहीं था, यह गुस्सा था। वह अपने अंदर के उस जानवर को जंजीरों में जकड़ने की कोशिश कर रही थी जो बाहर निकलना चाहता था। उसे याद आया, उसका वादा अब और खून नहीं, जोया, अब और नहीं। रियाज क्लासरूम का दरवाजा लात मारकर खोलता हुआ अंदर आया। उसकी भारी बूटों की आवाज लकड़ी के फर्श पर गूंज रही थी। उसने मीरा को देखा, जो बच्चों को अपनी बाहों में समेटे हुए सिर झुकाए बैठी थी। अरे वाह! रियाज ने एक गंदी हंसी हंसी। हमें लगा था सिर्फ बच्चे मिलेंगे, यहां तो एक खूबसूरत टीचर भी है। ऊपर देख! मीरा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। प्लीज, प्लीज बच्चों को जाने दीजिए, इन्हें कुछ मत कीजिए, वह गिड़गिड़ाई। उसकी आवाज कांप रही थी।
रियाज ने उसके पास जाकर उसके बालों को पकड़ा और उसे झटके से खड़ा कर दिया। तू मुझे सिखाएगी? यह स्कूल अब हमारा है और तुम सब हमारी ढाल हो। जब तक इंडियन आर्मी यहां नहीं आती तब तक तुम सब हमारे साथ रहोगे। उसने मीरा को धक्का दिया। मीरा डेस्क से टकराकर गिर पड़ी। उसके माथे से खून निकलने लगा। आरिफ, वही बच्चा जो मीरा का मजाक उड़ाता था, अचानक खड़ा हो गया। मेरी मैडम को मत मारो। उसने एक छोटा सा पत्थर रियाज की तरफ फेंका। पत्थर रियाज के बूट पर लगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रियाज ने धीरे से नीचे देखा, फिर आरिफ की तरफ। उसकी आंखों में शैतान जाग उठा था। बहादुर बच्चा, रियाज ने अपनी राइफल की बट आरिफ के पेट में दे मारी। आह! आरिफ दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, उल्टियां करने लगा। नहीं, उसे मत मारो, मीरा चिल्लाई। वह आरिफ की तरफ बढ़ी, लेकिन दूसरे आतंकी ने उसे पकड़ लिया और दीवार से सटा दिया। देखो इसे, रियाज ने आरिफ की गर्दन पर बूट रखते हुए कहा। अगर किसी ने भी आवाज निकाली तो मैं इस लड़के की गर्दन तोड़ दूंगा। मीरा की सांसें थम गईं। उसने आरिफ की आंखों में देखा। उस बच्चे की आंखों में अब शरारत नहीं थी, सिर्फ मौत का खौफ था। वह मदद की भीख मांग रहा था। मीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। धक धक धक। उसके दिमाग में दो आवाजें चल रही थीं। एक आवाज कह रही थी, शांत रहो मीरा, तुम एक टीचर हो, तुम कमजोर हो, अगर तुमने कुछ किया तो सब मारे जाएंगे। दूसरी आवाज, जो बहुत सालों से सो रही थी, अब अंगड़ाई ले रही थी। दूरी 3 मीटर, लक्ष्य 6, हवा की गति 0, हथियार AK-47, सेफ्टी ऑफ। रियाज का ध्यान बच्चे पर है। दाहिनी तरफ वाले आतंकी की उंगली ट्रिगर से दूर है। अगर मैं अभी हमला करूं तो आरिफ बच सकता है। नहीं! मीरा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके नाखून हथेलियों में गड़ गए। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने अपमान का घूंट पी लिया। वह जमीन पर बैठकर रोने का नाटक करने लगी। हमें मत मारो, हम कुछ नहीं करेंगे, वह सिसकते हुए बोली। रियाजा हंसा। हाँ, ऐसी ही रहना, डरपोक औरतें मुझे पसंद है। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो, स्कूल के चारों तरफ बम लगा दो। अगर आर्मी का कोई कुत्ता नजर आए तो स्कूल को उड़ा देना। हम जन्नत जाएंगे और ये बच्चे भी हमारे साथ जाएंगे। आतंकियों ने स्कूल को एक किले में बदल दिया। बच्चों को एक छोटे से स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। मीरा को उन्होंने अलग रखा, स्टाफ रूम में एक कुर्सी से बांध दिया। शाम ढलने लगी। बाहर अंधेरा छाने लगा और बर्फबारी तेज हो गई। घाटी में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। स्टाफ रूम में मीरा अकेली थी। उसके हाथ रस्सी से बंधे थे। उसके माथे से बहता खून अब सूख चुका था। बाहर से आतंकियों की हंसी और बात करने की आवाजें आ रही थीं। वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने क्या गलती की है। उन्होंने शेरनी को पिंजरे में बंद नहीं किया था, उन्होंने पिंजरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया था। मीरा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। उसकी आंखों का रंग बदल रहा था। वह डरपोक, सहमी हुई मीरा अब गायब हो रही थी। उसकी जगह उसकी आंखों में एक सर्द, वीरान और खूंखार चमक आ रही थी, कश्मीर के भूत की चमक। उसने अपनी कलाई को थोड़ा घुमाया। रस्सी ढीली थी। ये आतंकी, ये शौकिया थे। उन्होंने गांठ ठीक से नहीं बांधी थी। एक पैरा कमांडो के लिए यह गांठ खोलना बच्चों का खेल था। 3 साल, मीरा ने मन ही मन सोचा। 3 साल मैंने शांति की कोशिश की। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे दोबारा हथियार न उठाना पड़े, लेकिन आज भगवान ने भी मुंह फेर लिया है। उसने कमरे का जायजा लिया। एक पुरानी कैंची मेज पर पड़ी थी। कोने में एक टूटा हुआ कांच का गिलास था और उसके ठीक सामने दीवार पर गांधी जी की तस्वीर टंगी थी, जो अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। मीरा ने धीरे से, बिना कोई आवाज किए, अपने हाथों को रस्सियों से आजाद कर लिया। उसने अपनी कलाइयों को सहलाया। उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ फोकस महसूस हो रहा था। उसने मेज से वह पुरानी जंग लगी कैंची उठाई। उसने उसे अपने हाथ में तौला। वजन ठीक था। धार कम थी, लेकिन गर्दन की नस काटने के लिए काफी थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में बांध लिया। अपने बालों को एक सख्त जूड़े में बांधा। अब वह टीचर नहीं लग रही थी। उसका बॉडी लैंग्वेज बदल गया था। उसकी चाल में एक शिकारी की निशब्दता आ गई थी। दरवाजे के बाहर एक पहरेदार खड़ा था। वह ऊँघ रहा था। मीरा दरवाजे के पास गई। उसने सांस रोकी। उसने दरवाजे पर हल्का सा खटखटाया। थक थक। पहरेदार चौंका। कौन है? उसने गुस्से में पूछा। पानी। मीरा ने अपनी आवाज को फिर से वही कमजोर और डरी हुई बना लिया। प्लीज, पानी चाहिए, प्यास से मर रही हूं।
पहरेदार बड़बड़ाया, मर ही जा तो अच्छा है। उसने दरवाजा खोला। वह लापरवाह था। उसने अंदर झांका। अंधेरा था। उसे मीरा कुर्सी पर नहीं दिखी। कहां गई डायन? वह अंदर कदम रखता है। यही वह गलती थी जिसका मीरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह अंदर आया, मीरा दरवाजे के पीछे से साये की तरह निकली। इससे पहले कि वह चीख पाता, मीरा का बायां हाथ उसके मुंह पर था और दाहिने हाथ में पकड़ी कैंची उसकी गर्दन की कैरोटिड आर्टरी पर। खच्च! एक हल्की सी गीली आवाज आ। पहरेदार की आंखें फैल गईं। वह छटपटाया, लेकिन मीरा की पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। उसने उसे धीरे से नीचे लिटा दिया ताकि गिरने की आवाज न हो। खून का फव्वारा फर्श पर फैल गया। मीरा के चेहरे पर गर्म खून की छींटें पड़ी। उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। उसने उस मरते हुए आदमी की आंखों में देखा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। 3 साल बाद खून की गंध। यह गंध उसे पुरानी दोस्त जैसी लगी। उसने पहरेदार की बेल्ट से उसका खंजर निकाल लिया। AK-47 भी पड़ी थी, लेकिन उसने उसे नहीं उठाया। गोली की आवाज बाकी सबको सतर्क कर देगी। अभी उसे साइलेंट रहना था। उसे भूत बनना था। एक कम हुआ, उसने फुसफुसा कर कहा। 9 बाकी हैं। उसने पहरेदार की लाश को अंधेरे कोने में घसीटा। फिर वह दरवाजे से बाहर गलियारे के अंधेरे में गायब हो गई। बाहर तूफान तेज हो गया था। हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं, जैसे अंदर आने के लिए बेताब हों। लेकिन असली तूफान तो अब स्कूल के अंदर शुरू होने वाला था। मीरा अब गलियारे में थी। उसे पता था कि स्टोर रूम कहां है जहां बच्चे बंद हैं, लेकिन स्टोर रूम के बाहर 2 गार्ड थे और रियाज है। रियाज प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा था, शायद रेडियो पर अपने आकाओं से बात कर रहा था। उसे पहले संचार काटना होगा। उसे प्रिंसिपल के ऑफिस की बिजली काटनी होगी। वह परछाइयों के साथ एक हो गई। उसकी सांसें नियंत्रित थीं। उसका दिल अब एक मशीन की तरह धड़क रहा था। उसने अपने मन में स्कूल का नक्शा बनाया। मेन स्विच बोर्ड सीढ़ियों के नीचे है। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। अचानक उसे ऊपर से कदमों की आहट सुनाई दी। कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। कौंसरी 7:30 बरी में करे को काम कर रहे हैं। मीरा तुरंत सीढ़ियों के नीचे की जगह में पुराने बक्सों के पीछे छिप गई। 2 आतंकी नीचे आए। वे हंस रहे थे। भाई, कमांडर कह रहे थे कि अगर आर्मी नहीं आई तो हम सुबह इन बच्चों में से 1-2 को मारकर वीडियो भेजेंगे, तब सरकार घुटनों पर आ जाएगी। सही कहा। वैसे वह टीचर माल अच्छी है। जाने से पहले उसके साथ भी थोड़ा मजा करेंगे। मीरा ने अपनी मुट्ठी में खंजर को इतना जोर से भींचा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। मजा, उसने मन ही मन दोहराया। हाँ, मजा तो अब आएगा। मौत का खेल शुरू होने वाला है। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़े और उसकी छिपने की जगह से गुजरे, मीरा ने उनकी गंध, उनकी चाल, उनके हथियारों की स्थिति सब कुछ नोट कर लिया। वे लापरवाह थे। वे खुद को शिकारी समझ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक बहुत बड़े शिकारी के क्षेत्र में घुस आए हैं। मीरा ने इंतजार किया जब तक कि वे हॉल की दूसरी तरफ नहीं चले गए। फिर वह मेन स्विच बोर्ड के पास पहुंची। उसने तारों को देखा। एक झटके में उसने मेन लाइन का तार काट दिया। कट! पूरे स्कूल में घप्प अंधेरा छा गया। सिर्फ बाहर से आती बिजली की चमक ही रह रहकर स्कूल को रोशन कर रही थी। अरे, क्या हुआ? लाइट कैसे गई? आतंकियों की घबराई हुई आवाजें आने लगीं। जनरेटर चालू करो, देखो क्या हुआ। रियाज की आवाज प्रिंसिपल ऑफिस से गूंजी। अंधेरा। मीरा के लिए अंधेरा उसका सबसे अच्छा दोस्त था। पैरा SF की ट्रेनिंग में उसे अंधेरे में देखना, सुनना और मारना सिखाया गया था। अब शिकार शुरू होगा। मीरा ने अपने जूते उतार दिए। नंगे पैर वह बर्फीले फर्श पर चलने लगी। कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं। पहला शिकार वह आतंकी था जो जनरेटर रूम की तरफ दौड़ रहा था। वह अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर रास्ता देख रहा था। रोशनी का एक छोटा सा गोला अंधेरे को काट रहा था। वह नहीं देख पाया कि छत से एक साया नीचे लटका। मीरा ने अपने पैरों को बीम में फंसा रखा था। वह उल्टा लटकी हुई थी, बिल्कुल एक चमगादड़ की तरह। जैसे ही आतंकी उसके नीचे से गुजरा, मीरा ने नीचे झपट्टा मारा। उसने अपने पैरों से उसकी गर्दन जकड़ ली और एक ही झटके में शरीर को घुमा दिया। कड़क, हड्डी टूटने की सूखी आवाज। आतंकी का मोबाइल जमीन पर गिरा। टॉर्च की रोशनी अब एक दीवार पर स्थिर हो गई। उसका शरीर बिना किसी चीख के ढेर हो गया। मीरा ने उसे अंधेरे में खींच लिया। उसने उसकी जेब से एक वॉकी टॉकी निकाला। उसने उसे ऑन किया और कान पर लगाया। बशीर, बशीर, जनरेटर चालू हुआ क्या? रियाज की आवाज रेडियो पर आई। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसने बस वॉकी टॉकी का बटन दबाया और अपनी उंगलियों से उस मरे हुए आतंकी के खून से गीले फर्श को थपथपाया। टप टप टप। एक धीमी लयबद्ध आवाज, जैसे घड़ी की टिक टिक या जैसे मौत की उल्टी गिनती। रियाजा ने उस आवाज को सुना। कौन है? बशीर, जवाब दे। मीरा ने एक गहरी सांस ली और पहली बार उसने अपना मौन तोड़ा। उसने वॉकी टॉकी पर फुसफुसाते हुए कहा, एक ऐसी आवाज में जो किसी कब्र से आती हुई लग रही थी। बशीर, अब नहीं रहा कमांडर, अंधेरा हो गया है और अंधेरे में भूत आते हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा चीखने से भी ज्यादा डरावना था। रियाजा ने वॉकी टॉकी को दीवार पर दे मारा। भूत? रियाज गुर्राया। कौन है यह? बशीर मर गया। किसने मारा उसे? उसने अपने दो सबसे भरोसेमंद आदमियों अल्ताफ और जावेद की तरफ देखा। जाओ देखो कौन हमारे साथ खेल रहा है। जो भी हो उसे घसीटते हुए मेरे पास लाओ, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। अल्ताफ और जावेद ने अपनी राइफलें तान ली। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी की दो पतली लकीरें अंधेरे गलियारे को चीरने लगीं। वे ऑफिस से बाहर निकले। बाहर स्कूल का गलियारा किसी डरावनी सुरंग जैसा लग रहा था। दीवारों पर बच्चों की बनाई पेंटिंग्स टंगी थीं, जो अब अंधेरे और टॉर्च की हिलती रोशनी में अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थीं। हवा साए साए कर रही थी। मीरा, या कहें कैप्टन जोया, वह कहीं नहीं थी और वह हर जगह थी। उसने अपनी सांसों को धीमा कर लिया था। उसका दिल अब 1 मिनट में सिर्फ 45 बार धड़क रहा था। एक स्नाइपर का विश्राम स्तर। वह छत के पास एक पुराने वेंटिलेशन डक्ट के ऊपर बैठी थी, जहां से वह नीचे का पूरा नजारा देख सकती थी। उसने अल्ताफ और जावेद को नीचे से गुजरते हुए देखा। वे डरे हुए थे। वे बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। 2 लक्ष्य, मीरा ने मन ही मन सोचा। दाहिनी तरफ वाला अल्ताफ ज्यादा सतर्क है, उसकी उंगली ट्रिगर पर है। बाईं तरफ वाला जावेद घबराया हुआ है। पहले घबराहट का फायदा उठाना होगा। मीरा ने अपनी जेब से एक छोटा सा कंचा निकाला, जिसे उसने आरिफ से जब्त किया था जब वह क्लास में खेल रहा था। उसने कंचे को गलियारे के दूसरे छोर पर केमिस्ट्री लैब की तरफ फेंका। टन टन टन। कंचे के लुढ़कने की आवाज खाली स्कूल में गूंज उठी। वहां लैब में कोई है? जावेद चिल्लाया। उसने अपनी राइफल उस दिशा में घुमा दी। रुको बेवकूफ, अल्ताफ फुसफुसाया। यह चाल हो सकती है, लेकिन डर हावी हो चुका था। जावेद धीरे धीरे लैब के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर निकलो, नहीं तो गोली मार दूंगा। जैसे ही जावेद लैब के अंदर झांकने के लिए झुका, मीरा ने अपनी चाल चली। वह वेंटिलेशन डक्ट से कूदी नहीं, वह फिसली, बिल्कुल एक सांप की तरह। वह अल्ताफ के ठीक पीछे उतरी। अल्ताफ को हवा में एक हल्की सी हरकत महसूस हुई। वह मुड़ने ही वाला था कि मीरा का बायां हाथ उसकी गर्दन के पीछे लिपट गया और दाहिने हाथ ने उसके मुंह को कसकर बंद कर दिया। अल्ताफ ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुट गई। मीरा ने उसके घुटने के पीछे जोर से लात मारी, जिससे वह घुटनों के बल गिर पड़ा और फिर एक त्वरित क्रूर झटका। खड़क। गले की हड्डी टूटने की आवाज किसी सूखी टहनी के टूटने जैसी थी। अल्ताफ का शरीर ढीला पड़ गया। मीरा ने उसे धीरे से फर्श पर लिटा दिया। उसने उसकी AK-47 उठा ली, उसकी मैगजीन चेक की और उसे कंधे पर टांग लिया, लेकिन उसने उसे इस्तेमाल नहीं किया। गोली की आवाज अभी भी जोखिम भरी थी। अब बारी थी जावेद की। जावेद अभी भी केमिस्ट्री लैब के अंधेरे में झांक रहा था। अल्ताफ, कुछ मिला क्या? उसने पीछे मुड़े बिना पूछा। कोई जवाब नहीं। अल्ताफ, जावेद की आवाज में कंपन था। वह पलटा। पीछे कोई नहीं था। अल्ताफ गायब था। सिर्फ फर्श पर उसकी टॉर्च पड़ी थी, जो दीवार पर एक टेढ़ी रोशनी फेंक रही थी। अल्ताफ, कहां है तू? जावेद का गला सूख गया। वह पसीने से तरबतर हो गया। वह गोल गोल घूमने लगा, अपनी राइफल को हर दिशा में तानते हुए। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही धीमी और जानी पहचानी कविता की धुन। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आवाज गलियारे के अंधेरे कोने से आ रही थी। एक बच्चों वाली कविता, लेकिन इसे एक ऐसी आवाज में गाया जा रहा था जो रूह कंपा देने वाली थी। सामने आओ, जावेद चिल्लाया। उसने अंधेरे में अंधाधुंध गोलियां चला दी। थाइये थाइये थाइये। गोलियां दीवारों से टकराईं। लकड़ी के टुकड़े उड़े। धूल का गुबार उठा। गोलीबारी की आवाज थमते ही सन्नाटा और भी गहरा हो गया। हाथ लगाओ तो डर जाएगी,
आवाज अब उसके ठीक पीछे से आई, बाहर निकालो तो मर जाएगी। जावेद झटके से पलटा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मीरा उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था। इससे पहले कि जावेद ट्रिगर दबा पाता, मीरा ने राइफल की बैरल पकड़कर ऊपर की तरफ कर दी। गोली छत पर लगी। उसी पल मीरा ने अपनी दूसरी कोहनी जावेद के झबड़े पर दे मारी। जावेद लड़खड़ाया। मीरा ने उसके हाथ से राइफल छीन ली और राइफल की बट से उसके चेहरे पर जोरदार वार किया। जावेद खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। वह बेहोश नहीं हुआ था, वह दर्द से कराह रहा था। वह मीरा की तरफ रेंगने की कोशिश करने लगा। मीरा उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने जावेद का बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। तुमने मेरे स्कूल में घुसकर गलती की, मीरा ने फुसफुसाया। यह कोई युद्ध का मैदान नहीं है, यह मंदिर है और तुम यहां गंदगी फैलाने आए हो। उसने जावेद की बेल्ट से उसका ग्रेनेड निकाल लिया। प्लीज मुझे मत मारो। जावेद गिड़गिड़ाया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मीरा ने कहा। तुम्हारे पाप मारेंगे। उसने उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। फिर उसने उसे घसीटकर अल्ताफ की लाश के पास रख दिया। मीरा दीवार के सहारे बैठ गई, एक पल के लिए सांस लेने के लिए। उसके हाथ खून से सने थे। यह नजारा उसे एक और रात की याद दिला रहा था। 3 साल पहले पीओके का एक आतंकी लॉन्च पैड, कैप्टन जोया का आखिरी मिशन। उसे आदेश मिला था, दुश्मन के कम्युनिकेशन सेंटर को उड़ा दो। वह वहां पहुंची थी। उसने बम प्लांट कर दिए थे। वह भागने ही वाली थी कि उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी। वहां छोटे बच्चे थे जिन्हें सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। वे रो रहे थे। जोया का दिल पिघल गया था। प्रोटोकॉल तोड़कर वह उन्हें बचाने गई, लेकिन यह एक जाल था। दुश्मन ने उसे घेर लिया। गोलीबारी हुई। उस क्रॉस फायर में एक छोटी बच्ची जोया की बाहों में मर गई। उसकी आंखें जोया को देख रही थीं, जैसे पूछ रही हों, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। उस रात जोया ने मिशन तो पूरा किया, पूरे कैंप को उड़ा दिया, लेकिन उस बच्ची की मौत ने जोया की आत्मा को भी मार दिया था। उसने इस्तीफा दे दिया। वह भाग आई यहां, कश्मीर के इस दूर दराज गांव में प्रायश्चित करने के लिए। मीरा ने अपनी आंखें खोली। नहीं, आज रात इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा। आज रात कोई बच्चा नहीं मरेगा, आरिफ नहीं मरेगा। उसने अल्ताफ की वॉकी टॉकी उठाई। प्रिंसिपल ऑफिस में रियाजा पागलों की तरह कमरे में टहल रहा था। गोलियों की आवाज उसने सुनी थी। जावेद, अल्ताफ, रिपोर्ट करो, वह रेडियो पर चिल्लाया। रेडियो से चरचराहट की आवाज आई और फिर मीरा की आवाज। तुम्हारे सिपाही सो रहे हैं, रियाज, हमेशा के लिए। रियाज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कौन है तू? क्या चाहती है? मैं तुम्हें एक मौका देती हूं, मीरा ने कहा। गाड़ियां लो और चले जाओ, कभी वापस मत आना। अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें वो मौत दूंगी कि शैतान भी दुआ मांगेगा। रियाजा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में घबराहट थी। तुझे क्या लगता है, तू अकेली औरत हम सबसे लड़ेगी? मेरे पास 20 बच्चे हैं और अब मैं हर 5 मिनट में एक बच्चे को मारूंगा जब तक तू सामने नहीं आती। मीरा का खून खौल उठा। वह जानती थी कि रियाजा यह कर सकता है। वह एक जानवर था। शुरू करो। रियाज ने रेडियो पर अपने आदमियों को आदेश दिया जो बच्चों वाले स्टोर रूम के बाहर खड़े थे। सबसे छोटे वाले को उठाओ। मीरा ने रेडियो बंद कर दिया। अब लुका छिपी का खेल खत्म हुआ। अब सीधी टक्कर का समय था। उसे स्टोर रूम तक पहुंचना होगा इससे पहले कि वे किसी बच्चे को हाथ लगाएं। स्टोर रूम ग्राउंड फ्लोर पर था, गलियारे के अंत में। वहां 2 गार्ड थे और उनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे। सीधा हमला करना आत्महत्या होगी। मीरा की नजर केमिस्ट्री लैब की अलमारी पर पड़ी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया, अगर इन्हें मिला दिया जाए तो जहरीला धुआं बनता है। उसने जल्दी से 2 बोतलें उठाईं। उसने एक पुराना कपड़ा लिया, उसे बोतल के मुंह पर बांधा। यह एक देसी स्मोक ग्रेनेड नहीं बल्कि केमिकल ग्रेनेड था। वह गलियारे में दौड़ी। स्टोर रूम के गार्ड्स ने उसे देख लिया। वहां है, मारो। गोलियां चलने लगीं। मीरा जमीन पर फिसली। गोलियों से बचते हुए उसने दोनों बोतलें गार्ड्स के कदमों में फेंक दी। कांच टूटने की आवाज आई। एसिड और अमोनिया मिले। एक गाढ़ा सफेद और जहरीला धुआं तुरंत फैलने लगा। मेरी आंखें, मेरी आंखें! गार्ड्स चीखने लगे। धुआं उनके फेफड़ों में घुस गया, उन्हें अंधा कर दिया। वे खांसते हुए जमीन पर गिर पड़े, तड़पने लगे। मीरा ने अपनी नाक पर कपड़ा बांधा और धुएं के बीच से गुजरी। वह एक भूत की तरह धुएं से निकली। पहला गार्ड खांस रहा था,
उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मीरा ने दौड़ते हुए उसके सीने पर एक जोरदार फ्लाइंग नी मारी। उसकी पसलियां टूट गईं। दूसरा गार्ड अभी भी अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। मीरा उसके पीछे पहुंची, उसका हाथ पकड़ा और उसकी ही राइफल का बैरल उसकी ठुड्डी के नीचे कर दिया। सो जाओ, उसने कहा और ट्रिगर दबा दिया। ठाइए। अब रास्ता साफ था। स्टोर रूम का दरवाजा सामने था। मीरा ने दरवाजा खोला। अंदर बच्चे एक कोने में सिमटे हुए थे, रो रहे थे। जब उन्होंने मीरा को देखा, खून से लथपथ, हाथ में राइफल, वे और जोर से डर गए। वे अपनी डरपोक टीचर को पहचान नहीं पाए। मैडम, आरिफ ने कांपते हुए पूछा। मीरा ने राइफल नीचे कर ली। वह घुटनों के बल बैठ गई। उसका चेहरा नरम पड़ गया। डरो मत, उसने कहा, आंसू पोंछते हुए। मैडम आ गई हैं, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। उसने आरिफ को गले लगा लिया। लेकिन राहत सिर्फ एक पल की थी। अचानक स्कूल का पीए सिस्टम चालू हुआ। रियाज की आवाज पूरे स्कूल में गूंजी। बहुत अच्छे मिस टीचर, तुमने मेरे 4 आदमी मार दिए। मैं प्रभावित हूं, लेकिन मीरा का दिल बैठ गया। लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया कि मैंने एक और जगह बम लगाया है, स्टोर रूम के ठीक नीचे, बेसमेंट में, और रिमोट मेरे हाथ में है। अगर तुम 1 मिनट में मेरे पास प्रिंसिपल ऑफिस नहीं आई तो मैं बटन दबा दूंगा और तुम्हारे प्यारे बच्चे राख बन जाएंगे। मीरा ने आरिफ को देखा। उसने स्टोर रूम के फर्श को देखा। नीचे से हल्की सी टिक टिक की आवाज आ रही थी। रियाज झूठ नहीं बोल रहा था। मीरा खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब सिर्फ एक ठंडा संकल्प था। आरिफ, उसने सख्त आवाज में कहा, दरवाजा अंदर से बंद करो, किसी के लिए मत खोलना, चाहे मेरी आवाज ही क्यों ना हो, समझे? आरिफ ने सिर हिलाया। मीरा बाहर निकली। उसने दरवाजा बंद किया। उसने अपनी राइफल उठाई, मैगजीन चेक की। ठीक है रियाज, उसने पीए सिस्टम के स्पीकर की तरफ देखकर कहा, तुम भूत से मिलना चाहते थे ना? दरवाजा खोलो, मैं आ रही हूं। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर कदम भारी था। यह उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती थी। लेकिन अगर उसे मरना भी पड़ा तो वह अकेले नहीं मरेगी। वह रियाज को अपने साथ नरक में लेकर जाएगी। प्रिंसिपल का ऑफिस दूसरी मंजिल पर, गलियारे के बिल्कुल अंत में था। बाहर तूफान अपने चरम पर था। हवाएं खिड़कियों के शीशों को ऐसे पीट रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में मीरा ने दरवाजे पर लगी नेम प्लेट देखी, प्रिंसिपल। उसने एक गहरी सांस ली। उसके फेफड़ों में बारूद और पुराने कागज की गंध भर गई। उसने धीरे से दरवाजे के हैंडल को घुमाया। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर एक बड़ी मेज के पीछे रियाज बैठा था। वह बिल्कुल शांत था, जैसे वह अपने घर के दीवान खाने में बैठा हो। उसके सामने मेज पर एक व्हिस्की की बोतल और 2 गिलास रखे थे और उसके दाहिने हाथ में वह काले रंग का प्लास्टिक का रिमोट था, जिस पर एक लाल बटन चमक रहा था। उसका अंगूठा बटन के बिल्कुल ऊपर मंडरा रहा था। मीरा दरवाजे पर खड़ी रही। उसकी AK-47 उसके कंधे पर थी, उंगली ट्रिगर पर, बैरल सीधा रियाज के सीने की तरफ। आओ मिस टीचर, रियाज ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी एक आंख की पलक झपकी, जबकि दूसरी जख्मी आंख पथराई हुई थी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दरवाजा बंद कर दो, ठंड आ रही है। मीरा ने धीरे से दरवाजा बंद किया, लेकिन उसकी नजर एक पल के लिए भी रियाज के अंगूठे से नहीं हटी। बंदूक नीचे रख दो, रियाज ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जो जहर से भी ज्यादा खतरनाक थी। अगर तुम्हारी उंगली हिली तो मेरी भी हिलेगी, और मेरा रिमोट तुम्हारी बंदूक से ज्यादा तेज है। मीरा जानती थी कि वह ब्लफ नहीं कर रहा। वह जानती थी कि रियाज जैसे लोग मरने से नहीं डरते, वे बस दूसरों को मारना चाहते हैं। उसने धीरे से, बहुत सावधानी से अपने कंधे से राइफल उतारी और उसे फर्श पर रख दिया। फिर उसने अपनी कमर से खंजर और पिस्तौल भी निकालकर दूर फेंक दिए। हाथ ऊपर, रियाज ने आदेश दिया। मीरा ने अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। वह निहत्थी थी। सामने एक सशस्त्र आतंकी कमांडर था, जिसके पास बम का रिमोट था। किसी भी आम इंसान के लिए यह खेल खत्म होने जैसा था, लेकिन मीरा आम इंसान नहीं थी। वह कमरे की हर चीज को हथियार की तरह देख रही थी। मेज पर रखा पेन स्टैंड, कांच की बोतल, भारी पेपर वेट और खिड़की का पर्दा। अब ठीक है, रियाजा ने व्हिस्की का एक घूंट भरा। तुमने मेरे 4 बेहतरीन आदमियों को मारा, जावेद, अल्ताफ। वे बेवकूफ थे, लेकिन वे मेरे आदमी थे। तुमने उन्हें ऐसे मारा जैसे कोई मच्छर को मारता है।
वह अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वह लंबा था, मीरा से कम एक सिर ऊंचा। उसका शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ था। तुम कोई मामूली टीचर नहीं हो, रियाज ने मेज के चारों ओर घूमते हुए कहा। वह मीरा के करीब आया, रिमोट को मजबूती से पकड़े हुए। वो चाल, वो वार करने का तरीका, मैंने वो पहले देखा है। पैरा स्पेशल फोर्सेस या शायद रॉ। मीरा चुप रही। उसकी आंखें रियाजा की हर हरकत को स्कैन कर रही थीं। दूरी 2 मीटर, रिमोट दाहिने हाथ में, पिस्टल कमर के बाईं ओर। वह ओवर कॉन्फिडेंट है, वह मेरे करीब आ रहा है। गूंगा होने का नाटक बंद करो, रियाज अचानक चिल्लाया और उसने मीरा के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। चटाक। मीरा का चेहरा एक तरफ झुक गया, उसके होठों से खून रिसने लगा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने वापस रियाजा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ आग थी। मैं एक टीचर हूं, मीरा ने सपाट आवाज में कहा, और तुम मेरी क्लास में शोर मचा रहे हो। रियाजा हंसा। हंसी आती है मुझे तुम पर, देशभक्त। तुम लोग जान देने के लिए तैयार रहते हो, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? एक तिरंगा और 2 गज जमीन। लेकिन आज तुम्हें वो भी नहीं मिलेगा। आज तुम मेरे सामने भीख मांगोगी। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और मीरा के माथे पर रख दी। घुटनों पर बैठो, उसने आदेश दिया। मीरा ने एक पल के लिए सोचा, अगर वह बैठ गई तो उसकी गति कम हो जाएगी, लेकिन अगर उसने मना किया तो रियाज बटन दबा देगा। वह धीरे धीरे घुटनों पर बैठने लगी। जैसे ही उसका एक घुटना जमीन को छूने वाला था, बिजली कड़की, कड़क। उस गड़गड़ाहट की आवाज में मीरा ने अपनी चाल चली। वह बैठी नहीं, उसने उस आधे झुके हुए मोमेंटम का इस्तेमाल एक स्प्रिंग की तरह किया और ऊपर की तरफ उछली। उसका सिर रियाज की ठोड़ी से टकराया। धड़ाम। रियाज का जबड़ा हिल गया, उसका संतुलन बिगड़ गया। पिस्तौल से गोली चली, लेकिन निशाना चूक गया और गोली छत में जा लगी। थाई। मीरा ने तुरंत रियाज के दाहिने हाथ को पकड़ लिया, वह हाथ जिसमें रिमोट था। उसने उसकी कलाई को मरोड़ा, कोशिश की कि वह अंगूठा बटन पर न दबे। छोड़ कमीनी, रियाज गुर्राया। उसने अपने बाएं हाथ से मीरा की पसलियों में मुक्का मारा। मीरा की सांस अटक गई। दर्द की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी। वे दोनों फर्श पर गिर पड़े, लुढ़कते हुए। रिमोट अभी भी रियाज के हाथ में था। यह लड़ाई ताकत की नहीं, जीने की इच्छा की थी। रियाज भारी था, ताकतवर था। वह मीरा के ऊपर चढ़ गया और उसका गला दबाने लगा। दबा दूंगा, मैं बटन दबा दूंगा, वह चिल्ला रहा था। थूक और खून उसके मुंह से निकल रहा था। मीरा का दम घुट रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे स्टोर रूम में बंद बच्चों के चेहरे याद आए। आरिफ का चेहरा। नहीं, मैं हार नहीं सकती। मीरा ने अपने पैर उठाए और अपनी जांघों से रियाज की गर्दन को जकड़ लिया। ट्रायंगल चोक। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। रियाज का चेहरा लाल पड़ने लगा, उसकी पकड़ ढीली होने लगी। लेकिन रियाजा ने हार नहीं मानी। उसने रिमोट को फर्श पर दे मारा। कट। रिमोट का कवर टूट गया, बैटरियां बाहर निकल आईं। मीरा का दिल एक पल के लिए थम गया। क्या बम फट गया? सन्नाटा, कोई धमाका नहीं। रिमोट टूट चुका था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। रियाजा ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी जेब से एक स्प्रिंग नाइफ निकाला। खच। चाकू का ब्लेड खुला। उसने मीरा के पेट में वार किया। मीरा ने आखिरी पल में खुद को घुमाया। चाकू उसके पेट में नहीं, बल्कि उसकी जांघ में गहरा धंस गया। आह! मीरा के मुंह से चीख निकल गई। दर्द असहनीय था। गर्म खून उसकी जीन्स को भिगोने लगा। रियाज हंसते हुए उसके ऊपर से उठा। वह अब भी खतरनाक था। कहा था ना, तुम मेरे सामने भीख मांगोगी। मीरा जमीन पर पड़ी थी, अपनी जख्मी टांग को पकड़े हुए। उसके पास कोई हथियार नहीं था, उसकी राइफल दूर पड़ी थी। रियाज उसके ऊपर चाकू लेकर खड़ा था, वार करने के लिए तैयार। अलविदा कैप्टन, रियाजन ने चाकू नीचे लाया। मीरा ने फर्श पर पड़े कांच के भारी पेपर वेट को अपनी उंगलियों से महसूस किया। जैसे ही रियाज झुका, मीरा ने पूरी ताकत से पेपर वेट उसके सिर पर दे मारा। धड़ाम। रियाज का सिर चकरा गया। वह एक कदम पीछे लड़खड़ाया। मीरा दर्द को भूल गई। एड्रेनालाइन ने दर्द की जगह ले ली। वह एक घायल शेरनी की तरह उठी। उसने रियाज की कलाई पकड़ी, चाकू वाला हाथ मोड़ा और उसने वही चाकू रियाज के गले में घोंप दिया। ऐसे स्लैश। खून का एक फव्वारा फूटा। रियाज की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने अपनी गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खून उसकी उंगलियों के बीच से बह रहा था। वह घुटनों के बल गिरा
फिर मुंह के बल जमीन पर। उसका शरीर कुछ सेकंड तक तड़पा और फिर शांत हो गया। मीरा दीवार के सहारे खड़ी थी, हाँफ रही थी। उसकी टांग से खून बह रहा था। पूरा कमरा खून और टूटे हुए सामान से भरा था। उसने टूटे हुए रिमोट को देखा, वह बेकार हो चुका था। लेकिन तभी कमरे के कोने में रखे एक पुराने रेडियो ट्रांसमीटर से बीप की आवाज आने लगी। बीप बीप बीप। मीरा लंगड़ाते हुए मेज के पास गई। उसने देखा कि रिमोट टूटने से पहले रियाज ने शायद कोई सिग्नल भेज दिया था या फिर सिस्टम में कोई फेल सेफ था। मेज के नीचे एक डिजिटल टाइमर लगा हुआ था जो एक बड़े से C4 विस्फोटक पैक से जुड़ा था। यह बम सिर्फ स्टोर रूम में नहीं था, यह प्रिंसिपल ऑफिस के ठीक नीचे की बीम पर भी लगा था। टाइमर चल रहा था। 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट। मीरा ने खून से स्नेह हाथों से अपना माथा पोंछा। रियाज मर चुका था, लेकिन उसका आखिरी दांव अब भी बाकी था। वह पूरे स्कूल को अपने साथ ले जाना चाहता था। शिट, मीरा ने गाली दी। उसे बम डिफ्यूज करना आता था, लेकिन उसके पास कट्टर नहीं था, कोई उपकरण नहीं था, और उसकी टांग से लगातार खून बह रहा था जिससे उसे चक्कर आ रहे थे। उसने टाइमर को देखा, लाल रंग के अंक तेजी से घट रहे थे। तभी उसे नीचे से, बहुत नीचे से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। शायद वे डर गए थे। मीरा ने अपनी राइफल उठाई और उसे बैसाखी की तरह इस्तेमाल करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। 3 मिनट, 20 बच्चे, एक घायल सोल्जर और एक टाइम बम। उसे अब एक ऐसा फैसला लेना था जो किसी ट्रेनिंग मैनुअल में नहीं लिखा था। वह गलियारे में निकली। तूफान अब और तेज हो गया था। आरिफ, वह चिल्लाई अपनी पूरी ताकत बटोरते हुए, दरवाजा खोलो जल्दी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हर सीढ़ी पर उसका खून गिर रहा था, निशान छोड़ते हुए। दर्द उसे बेहोश करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी जीभ काट ली ताकि दर्द उसे जगाए रखे। समय रेत की तरह फिसलता जा रहा था। मीरा सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, या यूं कहें कि गिर रही थी। हर कदम पर उसकी जख्मी जांघ से एक तीखी टीस उठ रही थी, जैसे कोई गर्म सलाख उसकी हड्डी में उतार रहा हो। खून की एक लंबी लाल लकीर उसके पीछे सीढ़ियों पर बन रही थी। जल्दी मीरा, जल्दी, वह खुद से बड़बड़ाई। उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। वह बेसमेंट के गलियारे में पहुंची। स्टोर रूम का दरवाजा अभी भी बंद था। आरिफ, दरवाजा खोलो। मीरा ने अपनी राइफल की बट से दरवाजे को पीटा। अंदर से कोई हरकत नहीं हुई। शायद बच्चे डर के मारे कोने में दुबके हुए थे। आरिफ, मैं हूं मैडम, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। मीरा चिल्लाई। उसकी आवाज में अब एक टीचर की नहीं, एक कमांडो की सख्ती थी। दरवाजे की कुंडी घूमने की आवाज आई। दरवाजा थोड़ा सा खुला। आरिफ का डरा हुआ चेहरा दिखाई दिया। जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, मीरा अंदर गिर पड़ी। बच्चे उसे देखकर चीख पड़े। उनकी प्यारी टीचर खून से लथपथ थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक बड़ी राइफल थी। वह किसी फिल्म की हीरोइन नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान से लौटी हुई एक योद्धा लग रही थी। चुप रहो, मीरा ने सख्त आदेश दिया। बच्चे तुरंत चुप हो गए। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। स्कूल में बम है। हमारे पास भागने के लिए सिर्फ 2 मिनट हैं। बम का नाम सुनते ही बच्चों में फिर से पैनिक फैल गया। भागना है, लेकिन बाहर तो तूफान है मैडम। एक छोटी बच्ची रोने लगी। मीरा ने उस बच्ची का कंधा पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। तूफान हमें नहीं मारेगा, लेकिन अगर हम यहां रुके तो हम सब मारे जाएंगे। एक लाइन बनाओ, जल्दी, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। उसकी आवाज में इतना अधिकार था कि बच्चों ने तुरंत बात मान ली। वे एक कतार में खड़े हो गए। आरिफ, मीरा ने उसे अपनी राइफल थमाई। यह भारी है, लेकिन तुम्हें इसे पकड़ना होगा। सबसे आगे चलो, पीछे मुड़कर मत देखना। आरिफ ने भारी राइफल को मुश्किल से संभाला। उसने मीरा की जख्मी टांग को देखा। और आप मैडम, मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूं, चलो। 1 मिनट 30 सेकंड। वे स्टोर रूम से बाहर निकले। मीरा दीवार का सहारा लेकर चल रही थी। हर कदम एक संघर्ष था। वे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन वहां आग लगी हुई थी। रियाज के आदमियों ने जाते जाते कुछ जला दिया था। रास्ता बंद था। खिड़की, मीरा चिल्लाई, लैब की खिड़की तोड़ो। वे केमिस्ट्री लैब की तरफ भागे। वहां अभी भी अल्ताफ और जावेद की लाशें पड़ी थीं। बच्चों ने लाशें देखी और सहम गए। उनकी तरफ मत देखो, खिड़की की तरफ देखो। मीरा ने एक भारी स्टूल उठाया और पूरी ताकत से खिड़की के शीशे पर दे मारा। छनपाक, कांच बिखर गया।
बर्फीली हवा का एक जोरदार झोंका अंदर आया, साथ में बर्फ के टुकड़े भी। कूदो, मीरा ने आदेश दिया। खिड़की जमीन से ज्यादा ऊंची नहीं थी। एक एक करके बच्चे बाहर कूदने लगे। बाहर बर्फ घुटनों तक थी, हवा चाकू की तरह काट रही थी। 60 सेकंड। आखिरी बच्चा बाहर कूदा। अब सिर्फ मीरा बची थी। वह खिड़की पर चढ़ी। उसका जख्मी पैर खिड़की की चौखट से टकराया। दर्द से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बाहर बर्फ में गिर पड़ी। ठंडी बर्फ ने उसके चेहरे को जला दिया, लेकिन साथ ही उसे होश में भी ला दिया। दौड़ो, वह बर्फ में लेटे लेटे चिल्लाई। जंगल की तरफ, स्कूल से दूर। बच्चे बर्फ में धंसते हुए दौड़ रहे थे। वे गिर रहे थे, उठ रहे थे और भाग रहे थे। आरिफ सबसे आगे था, राइफल को सीने से लगाए हुए। मीरा ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर अब जवाब दे चुका था। वह रेंगने लगी। उसे बच्चों और स्कूल के बीच एक ढाल बनना था। 30 सेकंड। वे स्कूल से लगभग 50 मीटर दूर थे। यह काफी नहीं था, शॉकवेव उन तक पहुंच जाएगी। लेट जाओ, मीरा ने अपनी पूरी ताकत से फेफड़े फाड़कर चिल्लाया। जमीन पर लेट जाओ और कान बंद कर लो, मुंह खोलो। बच्चों ने उसकी आवाज सुनी। वे बर्फ में मुंह के बल लेट गए। मीरा भी लेट गई। उसने पलटकर स्कूल की तरफ देखा। वह पुरानी लकड़ी की इमारत जो उसका घर बन गई थी, अब उसका कब्रगाह बनने वाली थी। 10, 9, 8। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने भगवान से प्रार्थना नहीं की, उसने बस अपने बच्चों की गिनती की। 19, 20, सब बाहर हैं। 3, 2, 1। धड़ाम। एक नारंगी आग का गोला रात के अंधेरे और सफेद बर्फ को चीरता हुआ ऊपर उठा। धमाका इतना जोरदार था कि जमीन कांप उठी। स्कूल की छत हवा में उड़ गई। लकड़ी के जलते हुए टुकड़े किसी उल्कापिंड की तरह चारों तरफ बरसने लगे। शॉकवेव ने मीरा के ऊपर से गुजरते हुए उसे बर्फ में और गहरा धकेल दिया। गर्म हवा का एक झोंका उसके ऊपर से गुजरा, जो बर्फीले तूफान के बीच अजीब सा लगा। कुछ पलों के लिए सब कुछ सुन हो गया। मीरा के कानों में सिर्फ एक तीखी सीटी बज रही थी। धीरे धीरे दुनिया की आवाजें वापस लौटने लगी। आग की लपटों की आवाज, जलती हुई लकड़ी के गिरने की आवाज और बच्चों के रोने की आवाज। मीरा ने अपना सिर उठाया। उसके बालों पर बर्फ और राख जमी थी। उसने देखा कि स्कूल अब नहीं रहा, वहां सिर्फ मलबा और आग थी। लेकिन बच्चे सुरक्षित थे। वे बर्फ से उठ रहे थे, धूल झड़ रहे थे, वे जिंदा थे। मीरा ने राहत की सांस ली। एक आंसू उसकी गाल पर लुढ़क गया। मैंने कर दिखाया। जोया वापस नहीं आई। मीरा ने उन्हें बचाया। लेकिन यह राहत बहुत छोटी थी। थाइए। मीरा के ठीक सामने बर्फ पर एक गोली लगी। बर्फ उछली। मीरा चौंक गई। वह तुरंत लुढ़क कर एक पेड़ के तने के पीछे हो गई। नीचे रहो, वह चिल्लाई। बच्चे फिर से चीखने लगे। मीरा ने अपनी अनुभवी नजरों से गोली की दिशा का अंदाजा लगाया। 11 बजे की दिशा, पहाड़ी के ऊपर, स्नाइपर। रियाज के मरने से बात खत्म नहीं हुई थी। जंगल में और भी थे। बैकअप। वे धमाके की आवाज सुनकर नहीं आए थे। वे पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। वे यह सुनिश्चित करने के लिए वहां थे कि कोई जिंदा न बचे। मीरा के पास उसकी राइफल नहीं थी। राइफल आरिफ के पास थी, जो उससे 20 मीटर दूर दूसरे पेड़ के पीछे दुबका था। वह निहत्थी थी, घायल थी, और दुश्मन ने उसे अपनी क्रॉस हेयर में ले लिया था। जंगल के अंधेरे से 3 आकृतियां निकलती हुई दिखाई दी। वे स्नो कैम्फ्लाज पहने हुए थे। पेशेवर। ये फटे हाल आतंकी नहीं थे। ये प्रशिक्षित भाड़े के सैनिक लग रहे थे। सबसे आगे वाले के हाथ में एक ड्रैगुनोव स्नाइपर राइफल थी। मुझे वो औरत जिंदा चाहिए, स्नाइपर ने अपने रेडियो पर कहा। उसकी आवाज हवा में तैरती हुई आई। कमांडर रियाज मर गया, लेकिन उसका सौदा अभी भी बाकी है। ये वही है, द घोस्ट। मीरा का दिल थम गया। वे स्कूल के लिए नहीं आए थे, वे बच्चों के लिए नहीं आए थे, वे उसके लिए आए थे। उसकी पुरानी पहचान, उसका अतीत, उसे ढूंढते हुए यहां तक आ ही गया। मीरा ने आरिफ की तरफ देखा। लड़का डरा हुआ था, लेकिन उसने राइफल को मजबूती से पकड़ रखा था। मीरा ने उसे इशारों में समझाया। राइफल, मुझे फेंको। आरिफ समझ गया। उसने राइफल को बर्फ पर फिसलाते हुए मीरा की तरफ धकेला। स्नाइपर ने यह देख लिया। बच्चे को उड़ा दो, उसने आदेश दिया। मीरा ने यह सुना। समय जैसे धीमा हो गया। राइफल बर्फ पर फिसल रही थी। स्नाइपर अपनी बंदूक आरिफ की तरफ घुमा रहा था। मीरा अपने पेड़ की आड़ से बाहर निकली। उसे राइफल तक पहुंचना था, इससे पहले कि स्नाइपर का ट्रिगर दबे।
यह दौड़ उसकी जिंदगी के लिए नहीं थी, यह उसकी आत्मा के लिए थी। उस एक सेकंड में जो एक सदी जैसा लंबा लगा, मीरा ने छलांग लगाई। थाए दुश्मन स्नाइपर की गोली चली, लेकिन मीरा का निशाना राइफल नहीं थी, उसका निशाना आरिफ था। उसने हवा में ही अपना शरीर मोड़ा और आरिफ को धक्का दिया। गोली मीरा के बाएं कंधे के ठीक ऊपर से गुजरी, उसकी जैकेट को फाड़ते हुए। अगर वह 1 इंच भी धीमी होती तो वह गोली उसके दिल में होती। मीरा बर्फ पर गिरी, लुढ़की और उसी गति में राइफल को अपने हाथ में थाम लिया। यह एक पुरानी AK-47 थी, स्नाइपर राइफल नहीं, लेकिन एक माहिर के हाथों में पत्थर भी हथियार बन जाता है। उसने बिना निशाना देखे दुश्मन की दिशा में 3 गोलियां चलाईं, सप्रेशन फायर। तड़ 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 पहाड़ी के ऊपर बर्फ उड़ी। स्नाइपर जो अपनी दूसरी गोली के लिए तैयार हो रहा था, उसे अपना सिर नीचे करना पड़ा। भागो पेड़ों के पीछे, मीरा चिल्लाई। बच्चे तितर बितर हो गए, घने देवदार के पेड़ों की आड़ में छिप गए। मीरा एक बड़े पत्थर के पीछे सांस ले रही थी। उसका जख्मी पैर अब सुन्न पड़ चुका था, कंधे से भी खून रिस रहा था, लेकिन उसका दिमाग बर्फ की तरह ठंडा था। रेडियो पर दुश्मन की आवाज फिर आई। टारगेट पेड़ के पीछे है, उसे घेरो, मुझे वो जिंदा चाहिए, बाकी सबको मार दो। मीरा ने AK-47 की सेलेक्टर स्विच को ऑटोमेटिक से सिंगल शॉट पर कर दिया। AK-47 दूर की लड़ाई के लिए नहीं बनी थी, और दुश्मन के पास ड्रैगुनोव थी जो लंबी दूरी का हथियार था। यह एक गैर बराबरी की लड़ाई थी, लेकिन मीरा के पास एक फायदा था जो उनके पास नहीं था, यह जंगल। वह कश्मीर की बेटी थी, वह जानती थी कि यहां हवा कैसे चलती है और परछाइयां कैसे धोखा देती हैं। आरिफ, मीरा ने फुसफुसाया। आरिफ उसके बगल में रेंगता हुआ आया। वह कांप रहा था, उसका चेहरा आंसुओं और मिट्टी से सना था। मैडम, खून, मेरी तरफ देखो। मीरा ने उसकी ठोड़ी पकड़ी। रोना बंद करो, आज रात तुम बच्चे नहीं हो, तुम मेरे सिपाही हो, समझे? आरिफ ने सिसकते हुए सिर हिलाया। वे 3 लोग हैं, मीरा ने समझाया। एक स्नाइपर ऊपर है, 2 नीचे से आ रहे हैं हमें घेरने के लिए। मुझे स्नाइपर को मारना होगा, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकती। अगर मैंने सिर उठाया तो वह मुझे उड़ा देगा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा टूटा हुआ आईना निकाला, जो शायद उसकी मेकअप किट का हिस्सा था। यह लो, मीरा ने आईना आरिफ के हाथ में दिया। वहां उस जड़ के पीछे जाओ, आईने को धीरे से बाहर निकालो, खुद मत देखना, सिर्फ आईने में देखना। अगर तुम्हें कोई चमक दिखाई दे या पेड़ की डाल हिलती हुई दिखे तो मुझे बताना। घड़ी की सुई की तरह दिशा बताना। 12 बजे मतलब सीधा सामने, 3 बजे मतलब दाएं। मैं नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो। मीरा की आवाज सख्त लेकिन भरोसेमंद थी। तुमने क्लास में सबसे पहले जवाब दिया था ना, यह भी वैसा ही है, बस खेल थोड़ा अलग है। मेरी आंखें बनो। आरिफ ने कांपते हाथों से आईना लिया। वह धीरे धीरे रेंगकर पेड़ की जड़ के पास गया। मीरा ने अपनी राइफल को पत्थर पर टिकाया। उसने अपनी सांस रोक ली। जंगल में सन्नाटा छा गया, सिर्फ हवा की साए साए और दूर कहीं जलते हुए स्कूल की लकड़ियों के चटकने की आवाज आ रही थी। दुश्मन करीब आ रहे थे। मीरा उनके बूटों की आवाज सुन सकती थी। क्रंच क्रंच। वे उसे घेर रहे थे। अगर स्नाइपर ने उसे पिन डाउन रखा तो बाकी 2 उसे आसानी से मार देंगे। मैडम, आरिफ की फुसफुसाहट आई। 10 बजे की दिशा में 2 लोग, वे दौड़ रहे हैं। मीरा ने दिशा का अंदाजा लगाया। 10 बजे मतलब बाईं तरफ। वे पेड़ से पेड़ की आड़ लेकर आगे बढ़ रहे थे। मीरा ने राइफल घुमाई। उसने अभी गोली नहीं चलाई, उसने इंतजार किया। एक साया पेड़ के पीछे से निकला। सांस छोड़ो, उंगली को धीरे से दबाओ। थाए गोली सीधे दुश्मन के घुटने में लगी। आह! एक चीख जंगल में गूंजी। वह आदमी गिर पड़ा। दूसरा आदमी तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गया और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। गोलियां मीरा के पत्थर से टकराईं, चिंगारियां उड़ी। स्नाइपर! आरिफ अचानक चिल्लाया। ऊपर 12 बजे चमक दिखी। मीरा जानती थी कि क्या होने वाला है। स्नाइपर ने उसकी मजल फ्लैश देख ली थी। गोली आ रही थी। मीरा ने अपना सिर नीचे किया। जिप! गोली उसके कान के पास से गुजरी और पीछे पेड़ के तने में धंस गई। छाल के टुकड़े उसके चेहरे पर गिरे। बहुत करीब था। वो अपनी जगह बदल रहा है? मीरा ने पूछा। नहीं, वो वहीं है। वो फिर से निशाना लगा रहा है, आरिफ ने आईने में देखते हुए कहा। मीरा के पास एक ही मौका था, AK-47 के साथ 300 मीटर दूर बैठे स्नाइपर को मारना, वह भी रात में। यह लगभग नामुमकिन था।
लेकिन उसके पास नामुमकिन को मुमकिन करने का ही अनुभव था। उसे बाहर निकालना होगा। उसे स्नाइपर को गलती करने पर मजबूर करना होगा। मीरा ने अपनी जैकेट उतारी। उसने उसे राइफल की बैरल पर टांगा। आरिफ, जब मैं कहूं तो आईना हिलाना, उसे अपनी तरफ ध्यान दिलाना, मीरा ने कहा। क्या? वो मुझे मार देगा। वो रिफ्लेक्शन पर गोली चलाएगा और उसी 1 सेकंड में मैं उसे मार दूंगी। मुझ पर भरोसा है? आरिफ ने मीरा की आंखों में देखा। उन आंखों में अब डरपोक मीरा नहीं थी। वहां कैप्टन जोया थी, एक ऐसी योद्धा जिस पर मौत भी भरोसा कर सकती थी। हाँ मैडम। अब आरिफ ने आईने को थोड़ा सा हिलाया। चांद की रोशनी आईने पर पड़ी और एक चमक स्नाइपर की तरफ गई। स्नाइपर, जो एक अनुभवी शिकारी था, इस चमक से धोखा खा गया। उसने सोचा कि यह मीरा की स्कोप की चमक है। उसने ट्रिगर दबा दिया। धन्य। गोली आईने पर लगी। कांच के टुकड़े आरिफ के हाथ पर गिरे, लेकिन उसे गोली नहीं लगी। उस गोली की आवाज गूंज ही रही थी कि मीरा अपनी आड़ से बाहर निकली। स्नाइपर बोल्ट एक्शन राइफल इस्तेमाल कर रहा था। उसे अगली गोली लोड करने में 2 सेकंड लगेंगे। मीरा के पास सिर्फ वो 2 सेकंड थे। उसने AK-47 उठाई। कोई स्कोप नहीं, सिर्फ आयरन साइट। उसने पहाड़ी की चोटी पर उस छोटे से साये को देखा। हवा का रुख, बाईं ओर, दूरी 300 मीटर, बुलेट ड्रॉप 6 इंच। उसने बैरल को लक्ष्य से थोड़ा ऊपर और दाईं ओर किया। 1। स्नाइपर ने अपनी राइफल लोड कर ली थी। 2। थाया। एक अकेली गोली जंगल की खामोशी को चीरती हुई निकली। मीरा ने स्कोप के बिना भी महसूस किया कि गोली निशाने पर लगी है। पहाड़ी के ऊपर स्नाइपर का शरीर पीछे की ओर झटके से गिरा। उसकी राइफल उसके हाथ से छूटकर नीचे खाई में गिर गई। गिरा दिया, आरिफ खुशी से चिल्लाया, दर्द भूलकर। मैडम, आपने उसे गिरा दिया। मीरा ने राहत की सांस नहीं ली। अभी नहीं, एक और बाकी है। नीचे वह दूसरा आदमी जो पेड़ के पीछे छिपा था, अपने साथियों को मरते और घायल होते देख घबरा गया था। वह अब समझ चुका था कि वह किसी साधारण स्कूल टीचर से नहीं लड़ रहा है। बाहर निकलो, मीरा ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज जंगल में गूंजी। तुम्हारा स्नाइपर मर गया, तुम्हारा साथी तड़प रहा है, तुम अकेले हो। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने भागने की कोशिश की। वह पीछे मुड़ा और अंधेरे जंगल में दौड़ पड़ा। मीरा ने उसे नहीं मारा। उसने उसे जाने दिया। उसे जाने दो, मीरा ने राइफल नीचे करते हुए कहा। वह जाकर बाकियों को बताएगा। वह बताएगा कि कश्मीर की वादियों में मौत रहती है। वह लड़खड़ाते हुए आरिफ के पास गई। आरिफ का हाथ कांच से कट गया था, खून बह रहा था। मीरा ने अपनी कमीज का एक टुकड़ा फाड़ा और उसके हाथ पर पट्टी बांधी। तुम बहुत बहादुर हो आरिफ, मीरा ने उसके माथे को चूमा। तुमने आज हम सबकी जान बचाई। आरिफ ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। आप सच में भूत हो मैडम? मीरा भी फीकी हंसी हंसी। शायद, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक थकी हुई टीचर हूं जिसे अपने बच्चों को घर पहुंचाना है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। यह तो सिर्फ पहली लहर थी। वे लोग विक्रम के भाड़े के सैनिक और बड़ी संख्या में आएंगे, और अब उनकी पहचान उजागर हो चुकी थी। मीरा ने घायल आदमी जिसके घुटने में गोली मारी थी के पास जाकर उसकी तलाशी ली। उसकी जेब से एक सैटेलाइट फोन और एक नक्शा मिला। मीरा ने नक्शा खोला। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि नक्शे पर एक लाल घेरा बना हुआ था। यह घेरा शालकोट गांव पर नहीं था। यह घेरा उस जगह पर था जहां वे अभी खड़े थे। एम्बुश, मीरा के मुंह से निकला। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। वे हमें स्कूल से बाहर निकालना चाहते थे। वे हमें यहां इस जंगल में लाना चाहते थे। तभी सैटेलाइट फोन की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। मीरा ने फोन उठाया। वुल्फ रिपोर्टिंग, मीरा ने भारी आवाज में कहा, यह नाटक करते हुए कि वह घायल सैनिक है। दूसरी तरफ से एक ठंडी मशीनी आवाज आई। वुल्फ, काम हो गया? क्या भूत मर गया? मीरा ने एक पल की खामोशी रखी। वुल्फ मर गया, मीरा ने कहा, और अब शिकारी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने फोन काट दिया और उसे बर्फ में फेंककर बूट से कुचल दिया। बच्चों, मीरा ने आवाज दी, उठो, हमें चलना होगा। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन कहां? गांव जाना सुरक्षित नहीं था। शहर के रास्ते बंद थे। उसके पास सिर्फ एक ही जगह थी जहां वह जा सकती थी। एक ऐसी जगह जो नक्शों पर नहीं थी। उसकी पुरानी सेफ हाउस। पहाड़ों के बीच एक पुरानी गुफा जिसे उसने अपने दिनों में
हथियारों के डिब्बों के रूप में इस्तेमाल किया था। मैडम, हम कहाँ जा रहे हैं? एक बच्ची ने पूछा। मीरा ने अंधेरे बर्फीले पहाड़ों की चोटियों की तरफ इशारा किया। हम बादलों के ऊपर जा रहे हैं, मीरा ने कहा, जहां शैतान नहीं पहुंच सकते। कश्मीर की रातें वैसे ही जानलेवा होती हैं, और जब तूफान साथ हो तो यह सफेद मौत बन जाती है। तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे 15 टॉर्च था। मीरा और 20 बच्चे एक लंबी कतार में पहाड़ पर चढ़ रहे थे। वे भूखे थे, प्यासे थे, और ठंड उनकी हड्डियों तक घुस चुकी थी। लेकिन वे रुके नहीं, क्योंकि रुकने का मतलब था मौत या तो ठंड से या उन शिकारियों की गोलियों से जो उनके पीछे आ रहे थे। मीरा सबसे पीछे चल रही थी। उसका जख्मी पैर अब पत्थर जैसा भारी हो गया था। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसकी जांघ में चाकू घुमा रहा है। उसका शरीर बुखार से तप रहा था, संक्रमण फैलने लगा था। उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। कभी उसे सामने के पेड़ दुश्मन सैनिक लगते, तो कभी उसे हवा की आवाज में गोलियों की गूंज सुनाई देती। मैडम, आप ठीक हैं? एक छोटी बच्ची जारा ने पीछे मुड़कर पूछा। उसने देखा कि मीरा लड़खड़ा रही है। मीरा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैं ठीक हूं जारा, बस चलते रहो। ऊपर वो छोटी दिख रही है, बस वहां तक। लेकिन वो छोटी मीलों दूर थी। अचानक मीरा का पैर फिसला। उसका शरीर अब और साथ नहीं दे सकता था। वह मुंह के बल बर्फ में गिर पड़ी। मैडम, बच्चे चिल्लाए। वे दौड़कर उसके पास आए। मीरा ने उठने की कोशिश की। उसने अपने हाथों से बर्फ को धक्का दिया, लेकिन उसकी बाहों में ताकत नहीं बची थी। अंधेरा उसकी आंखों के सामने छाने लगा। उठो मीरा, वह खुद से बड़बड़ाई। तुम हार नहीं सकती, तुम भूत हो। लेकिन भूत भी इंसान होते हैं, और इंसान टूटते हैं। आरिफ ने मीरा का सिर अपनी गोद में रख लिया। मैडम, आंखें खोलिए प्लीज। मीरा ने धुंधली आंखों से आरिफ को देखा। बुखार की वजह से उसे आरिफ नहीं, बल्कि अपना पुराना साथी विक्रम दिखाई दिया, जो एक मिशन में शहीद हो गया था। विक्रम, मीरा ने कांपते हुए हाथ से आरिफ का गाल छुआ। हम घिर गए हैं, बैकअप बुलाओ। आरिफ समझ गया कि मैडम होश में नहीं है। वह डर गया, लेकिन उसने मीरा की सिखाई हुई बातें याद की। मैं विक्रम नहीं हूं मैडम, मैं आरिफ हूं, आपका सिपाही, आरिफ ने सख्त आवाज में कहा, अपने आंसू पोंछते हुए। उसने बाकी बच्चों की तरफ देखा। सब लोग मैडम को उठाओ, हम उन्हें यहां नहीं छोड़ सकते। बड़े बच्चों ने, समीर, राहुल और फातिमा ने मिलकर मीरा को उठाया। आरिफ ने मीरा का एक हाथ अपने कंधे पर रखा, समीर ने दूसरा। वे छोटे कंधे अब एक घायल योद्धा का बोझ उठा रहे थे। चलो, आरिफ ने आदेश दिया, गुफा तक पहुंचना ही होगा। वे फिर से चलने लगे। बच्चे एक दूसरे का सहारा बन गए। उन्होंने मीरा को गिरने नहीं दिया। यह अब सिर्फ एक टीचर और छात्रों का रिश्ता नहीं था, यह एक पलटन बन गई थी। मीरा के दिमाग में युद्ध चल रहा था। उसे वो पुरानी रातें याद आ रही थीं। बम धमाके, खून, उस छोटी बच्ची की चीख, मुझे माफ कर दो। वह बड़बड़ा रही थी, मैं नहीं बचा पाई, मैं किसी को नहीं बचा पाई। आप हमें बचा रही हैं मैडम, जारा ने उसका हाथ थामते हुए कहा। आप हमें बचा रही हैं। घंटों की मशक्कत के बाद वे उस जगह पहुंचे जिसे मीरा ने नक्शे में नहीं, बल्कि अपनी यादों में संजो कर रखा था। एक संकरी पगडंडी दो विशाल चट्टानों के बीच से होकर गुजरती थी। यह रास्ता इतना संकरा था कि एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति ही जा सकता था, और उस रास्ते के अंत में एक गुफा थी। गुफा का मुहाना झाड़ियों और बड़े पत्थरों से छिपा हुआ था। अगर कोई नहीं जानता कि यहां देखना है, तो वह इसके ठीक बगल से गुजर जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। हम पहुंच गए, आरिफ हांफते हुए बोला। वे मीरा को अंदर ले गए। गुफा के अंदर हवा रुक गई थी। बाहर के तूफान का शोर अब एक धीमी गूंज बन गया था। अंदर घप्प अंधेरा था। आरिफ ने अपनी जेब से वह लाइटर निकाला जो उसने मरे हुए आतंकी की जेब से लिया था। उसने उसे जलाया। लौ की छोटी सी रोशनी में गुफा दिखाई दी। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। यह एक पुराना मिलिट्री बंकर जैसा था। दीवारों पर लकड़ी के तख्ते लगे थे। कोनों में पुराने बक्से पड़े थे। यह कोनों में पुराने बक्से पड़े थे। मीरा ने होश में आते ही गुफा की गंध महसूस की, मिट्टी, नमी और कुछ और। उसने आरिफ का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आंखें अचानक खुल गईं, जिनमें बुखार की जगह सतर्कता थी। लाइट बुझाओ, मीरा फुसफुसाई। क्या? क्यों मैडम? मैंने कहा बुझाओ। आरिफ ने डरते हुए लाइटर बंद कर दिया। फिर से अंधेरा छा गया। सूंघो, मीरा ने कहा।
क्या तुम्हें खुशबू आ रही है? बच्चों ने गहरी सांस ली। मिट्टी की खुशबू है, ज़ारा ने कहा। नहीं, आरिफ ने कहा, कुछ और भी है, जैसे जैसे जली हुई लकड़ी। नहीं, तंबाकू? हाँ, तंबाकू और केरोसिन मिट्टी का तेल। यह गुफा वीरान होनी चाहिए थी। मीरा ने इसे 3 साल पहले छोड़ा था, लेकिन यह ताज़ी हवा में किसी के होने का एहसास था। कोई यहाँ है? मीरा ने बहुत धीमी आवाज में कहा। या कोई यहाँ था? बहुत हाल ही में। उसने आरिफ से राइफल मांगी। आरिफ ने राइफल उसके हाथ में दी। मीरा ने दर्द के बावजूद खुद को बैठने के लिए मजबूर किया। उसने राइफल का बैरल अंधेरे की तरफ तान दिया। कौन है वहां? मीरा ने अंधेरे में आवाज दी। बाहर आओ, मेरे पास बंदूक है। सन्नाटा, सिर्फ बच्चों की डरी हुई सांसें। और फिर गुफा के गहरे अंधेरे कोने से एक माचिस जलने की आवाज आई। शरक, एक लौ जली। उसने एक चेहरे को रोशन किया। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और माथे पर गहरे जख्म के निशान। उसने एक पुराना कश्मीरी फिरन पहना हुआ था और उसके हाथ में एक कांगड़ी थी जिससे वह खुद को गर्म कर रहा था। वह डरा हुआ नहीं लग रहा था, वह शांत था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी पुराने दोस्त का इंतजार कर रहा हो। स्वागत है, भूत बूढ़े ने भारी घड़घड़ाती आवाज में कहा। मैंने सोचा था तुम मर चुकी हो। मीरा की आंखें फैल गईं। वह उस आवाज को पहचानती थी। यह आवाज उसके अतीत से थी, एक ऐसा अतीत जिसे वह भूलना चाहती थी। बाबा सुल्तान, मीरा ने राइफल नीचे नहीं की। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो सरहद पार चले गए थे। बाबा सुल्तान, वह कभी घाटी का सबसे बड़ा गाइड हुआ करता था। वह सेना और आतंकी दोनों को रास्ते दिखाता था। उसका कोई पक्ष नहीं था, उसका पक्ष सिर्फ पैसा और पहाड़ था। सुल्तान ने अपनी बीड़ी जलाई। पहाड़ मेरा घर है बिटिया, मैं कहां जाऊंगा? और रही बात यहां होने की, तो मुझे पता था कि एक न एक दिन घायल परिंदा अपने पुराने घोंसले में जरूर लौटेगा। उसने अपनी कांगड़ी से एक जलता हुआ कोयला निकाला और पास पड़े लकड़ियों के ढेर में डाल दिया। आग जल उठी, गुफा रोशन हो गई। रोशनी में मीरा ने देखा कि गुफा खाली नहीं थी। वहां खाने के पैकेट, कंबल और दवाइयां रखी थीं और दीवार के सहारे एक आधुनिक सैटेलाइट रेडियो सेट रखा था। मीरा ने तुरंत राइफल तान दी। तुम किसके लिए काम कर रहे हो सुल्तान? उस रेडियो पर किससे बात कर रहे थे? विक्रम के आदमियों से? सुल्तान हंसा, एक सूखी खांसती हुई हंसी। विक्रम, वो कल का छोकरा? नहीं बिटिया, मैं किसी के लिए काम नहीं करता। लेकिन उसने रेडियो की तरफ इशारा किया। लेकिन कोई है जो बहुत बेताबी से तुमसे बात करना चाहता है। वह पिछले 2 घंटों से इस फ्रीक्वेंसी पर तुम्हें कॉल कर रहा है। कौन? तुम्हारा एक पुराना दोस्त या शायद दुश्मन? मैं नहीं जानता। उसने बस कोड नेम दिया है अल्फा 1। अल्फा 1। मीरा का खून जम गया। अल्फा 1, यह कोड नेम सिर्फ एक आदमी इस्तेमाल करता था, कर्नल शेरगिल। वह आदमी जिसने मीरा जोया को बनाया था, उसका मेंटर, उसका कमांडर, और वही आदमी जिसने 3 साल पहले उस मिशन का आदेश दिया था जिसमें वह बच्ची मारी गई थी। मीरा ने इस्तीफा देते वक्त उसके मुंह पर थूका था। उसे कैसे पता कि मैं यहां हूं? मीरा ने पूछा। ये पहाड़ आंखें रखते हैं बिटिया, सुल्तान ने कहा, और सेना के कान हर जगह हैं। शायद उसने स्कूल के धमाके की आवाज सुन ली, या शायद वह हमेशा से तुम पर नजर रख रहा था। सुल्तान ने एक दवा की बोतल और पट्टी मीरा की तरफ फेंकी। पहले अपना जख्म बांधो, नहीं तो तुम उस रेडियो तक पहुंचने से पहले ही मर जाओगी। मीरा ने बच्चों की तरफ देखा। वे आग के पास सिकुड़कर बैठ गए थे, गर्मी ले रहे थे, वे सुरक्षित थे। फिलहाल मीरा ने पट्टी उठाई। उसने सुल्तान पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी जांघ पर पट्टी बांधी। दर्द से उसकी चीख निकल गई। जब दर्द थोड़ा कम हुआ, वह लंगड़ाते हुए रेडियो के पास गई। उसने माइक उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। दिस इज घोस्ट, उसने कहा। रेडियो से तुरंत आवाज आई, साफ, कड़क और आधिकारिक। घोस्ट, मैं कर्नल शेरगिल बोल रहा हूं। थैंक गॉड तुम जिंदा हो। क्या चाहिए कर्नल? मीरा ने कड़वाहट से पूछा। मुझे मारने के लिए टीम भेजी है। नहीं जोया, सुनो, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन स्थिति बदल गई है। जिन भाड़े के सैनिकों ने स्कूल पर हमला किया, वे सिर्फ आतंकी नहीं हैं, वे एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, ऑपरेशन ब्लैक आइस। मुझे परवाह नहीं, मीरा ने कहा।
मैं अब फौज में नहीं हूं, तुम्हें परवाह करनी होगी। कर्नल की आवाज गंभीर हो गई, क्योंकि वे लोग एक चीज ढूंढ रहे हैं जो उस स्कूल के नीचे दबी थी, और अब जब स्कूल उड़ गया है तो वे सोच रहे हैं कि वह चीज तुम्हारे पास है। क्या चीज? एक हार्ड ड्राइव जिसमें भारतीय सेना के सारे गुप्त बंकर्स की लोकेशन है। गद्दार रियाज ने उसे स्कूल के बेसमेंट में छिपाया था। मीरा को याद आया, रियाज प्रिंसिपल ऑफिस में बार बार कंप्यूटर पर कुछ कर रहा था। मेरे पास कोई ड्राइव नहीं है, मीरा ने कहा। वे यह नहीं मानेंगे, कर्नल ने कहा। वे आ रहे हैं जोया, पूरी बटालियन आ रही है हेलीकॉप्टर्स के साथ। उनके पास थर्मल स्कैनर्स हैं, वे तुम्हें इस गुफा में भी ढूंढ लेंगे। तो मैं क्या करूं? मरने का इंतजार करूं? नहीं, कर्नल ने कहा। मेरे पास एक एक्सट्रैक्शन टीम है, लेकिन वे तूफान की वजह से वहां नहीं उतर सकते। तुम्हें छोटी के दूसरी तरफ जाना होगा, ईगल्स नेस्ट पॉइंट पर, सुबह 6:100 बजे। क्या तुम वहां पहुंच सकती हो? ईगल्स नेस्ट यहां से 3 घंटे की चढ़ाई, वह भी खुले में, तूफान के बीच और घायल पैर के साथ। मेरे साथ बच्चे हैं कर्नल, 20 बच्चे। रेडियो पर कुछ देर खामोशी रही। जोया, कर्नल ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम वहां नहीं पहुंची तो कोई नहीं बचेगा, न तुम न वो बच्चे। यह तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। मीरा ने माइक नीचे रख दिया। उसने बच्चों को देखा जो गहरी नींद में सो रहे थे। उसने सुल्तान को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। लगता है फिर से जंग शुरू होने वाली है, सुल्तान ने कहा। चाय पियोगी? मीरा ने दीवार पर सिर टिका दिया। बाहर तूफान और तेज हो गया था और सुबह मौत आसमान से बरसने वाली थी। सुबह के 4:00 बज रहे थे। यह रात का सबसे गहरा पहर था, जिसे लोग मौत का समय कहते हैं। गुफा के अंदर मीरा अपनी राइफल की सफाई कर रही थी। उसके पास सिर्फ एक मैगजीन बची थी, 30 गोलियां और दुश्मन अनगिनत। बाबा सुल्तान ने अपनी कांगड़ी बुझा दी। वह खड़ा हुआ और अपनी पुरानी 2 नाली वाली बंदूक उठाई। चलो, सुल्तान ने कहा, तूफान थोड़ा कम हुआ है, यह निकलने का सही समय है। मीरा ने बच्चों को जगाया। उठो मेरे सिपाहियों, घर जाने का समय हो गया है। बच्चे नींद और थकान से चूर थे, लेकिन मीरा की आवाज में एक ऐसा भरोसा था जिसने उन्हें खड़ा कर दिया। वे गुफा से बाहर निकले। बाहर ठंड इतनी थी कि सांस भी जम रही थी। सुल्तान गुफा के मुहाने पर रुक गया। उसने अपनी जेब से डायनामाइट की छड़ें निकाली और गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर चट्टानों के बीच फंसा दी। यह क्या कर रहे हो? मीरा ने पूछा। रास्ता बंद कर रहा हूं, सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वे कुत्ते हमारा पीछा करते हुए यहां आएंगे तो उन्हें एक सरप्राइज मिलेगा। ठीक है, जल्दी करो, हमें साथ चलना है, मीरा ने कहा। सुल्तान ने मीरा की आंखों में देखा। उसकी बूढ़ी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। नहीं बिटिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा। मीरा चौंक गई। क्या मतलब? तुम यहां मरना चाहते हो? मेरे घुटने अब उस चढ़ाई के लिए नहीं बने हैं, जोया। सुल्तान ने अपनी बंदूक को थपथपाया। और वैसे भी किसी को तो यहां रुककर उनका स्वागत करना होगा। अगर वे सब एक साथ तुम्हारे पीछे आए तो तुम ईगल्स नेस्ट तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। मुझे उन्हें रोकना होगा, उन्हें उलझाना होगा। नहीं, मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं किसी और को मरने के लिए नहीं छोड़ूंगी, बहुत हो गया। सुल्तान ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और मीरा के सिर पर हाथ रखा। सुनो, तुमने सारी जिंदगी देश के लिए लड़ाई लड़ी, आज इन बच्चों के लिए लड़ो और मैं अपने पहाड़ों के लिए लड़ूंगा। सुल्तान ने आपके साथ हाथ ही, मैं सभी बची। उसने मीरा को धक्का दिया। जाओ, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, जाओ। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक पल के लिए उस बूढ़े को देखा जो कभी एक लालची गाइड था, लेकिन आज एक योद्धा की तरह खड़ा था। उसने सैल्यूट किया। अलविदा बाबा। मीरा और बच्चे अंधेरे में आगे बढ़ गए। सुल्तान वहीं खड़ा रहा, अपनी बीड़ी सुलगाते हुए मौत का इंतजार करने के लिए। 5:0 आम चढ़ाई। रास्ता खड़ा और फिसलन भरा था। ईगल्स नेस्ट एक खुली चोटी थी जहां हेलीकॉप्टर उतर सकता था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक तीखी ढलान चढ़नी थी। हर कदम एक जंग थी। मीरा का जख्मी पैर अब सुन्न हो चुका था, जो एक तरह से अच्छा था क्योंकि दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन खून लगातार बह रहा था। वह बर्फ पर लाल निशान छोड़ती जा रही थी। मैडम, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, आरिफ ने अचानक कहा। वह फिर से सबसे आगे चल रहा था। मीरा रुकी। उसने हवा में कान लगाए। धड़ 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 धड़, हेलीकॉप्टर के रोटर्स की आवाज। लेकिन यह भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर नहीं था। यह आवाज भारी थी,
ड्रोन, मीरा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। सर्विलांस ड्रोन। दुश्मन ने उन्हें ढूंढ लिया था। अचानक नीचे घाटी से एक जोरदार धमाका हुआ। बूम! पहाड़ हिल गया। मीरा ने नीचे देखा। गुफा के पास आग का एक बड़ा गोला उठा था। बाबा! मीरा के मुंह से निकला। सुल्तान ने अपना वादा निभाया था। उसने गुफा उड़ा दी थी। शायद दुश्मन वहां पहुंच चुके थे। उस धमाके ने जरूर कुछ दुश्मनों को मारा होगा और रास्ता रोक दिया होगा, लेकिन इसने उनकी लोकेशन भी बता दी थी। भागो! मीरा चिल्लाई। अब छिपने का कोई फायदा नहीं। वे पागलों की तरह चढ़ने लगे। 5:45 AM, ईगल्स नेस्ट। वे चोटी पर पहुंचे। यह एक पठार जैसा समतल मैदान था। चारों तरफ गहरी खाई थी। सुबह की पहली किरणें पूर्व से फूट रही थीं, बर्फ को सुनहरा रंग दे रही थीं। लेकिन कर्नल का हेलीकॉप्टर कहीं नहीं था। 6:00 बजे। मीरा ने अपनी घड़ी देखी। 15 मिनट बाकी हैं। 15 मिनट। युद्ध में यह एक सदी के बराबर होता है। तभी पठार के दूसरे किनारे से, जहां से वे आए थे, स्नोमोबाइल्स की आवाज आई। दुश्मन पहुंच गए थे। सुल्तान का धमाका उन्हें ज्यादा देर नहीं रोक पाया। 3 स्नोमोबाइल्स हवा में बर्फ उड़ाते हुए ऊपर आए। उन पर भारी मशीन गन लगी थी। उनके पीछे काले कपड़ों में लिपटे हुए भाड़े के सैनिक दौड़ रहे थे। वे घिर चुके थे। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ मौत की फौज, और बीच में एक घायल शेरनी और उसके शावक। बच्चों, उस बड़े पत्थर के पीछे जाओ। मीरा ने उस चट्टान की तरफ इशारा किया जो पठार के किनारे पर थी। मैडम, आप क्या करेंगी? जारा रोने लगी। मीरा ने अपनी AK-47 की मैगजीन चेक की। 12 गोलियां। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगी, मीरा ने कहा। सिर नीचे रखना। दुश्मन रुक गए। वे अभी गोली नहीं चला रहे थे। एक स्नोमोबिल आगे बढ़ा। उस पर बैठा आदमी एक मेगाफोन से बोला, कैप्टन जोया, खेल खत्म हुआ। हार्ड ड्राइव हमें दे दो और हम तुम्हें और बच्चों को जाने देंगे। हमारे पास आदेश है, ड्राइव ज्यादा जरूरी है, तुम नहीं। हार्ड ड्राइव? फिर वही बात। मेरे पास कोई ड्राइव नहीं है बेवकूफों, मीरा चिल्लाई। जाकर उस जली हुई स्कूल की राख में ढूंढो। झूठ! वह आदमी चिल्लाया। रियाज ने मरने से पहले सिग्नल भेजा था। उसने कहा था कि ड्राइव कैरियर के पास है और कैरियर तुम हो। तभी आरिफ, जो पत्थर के पीछे छिपा था, धीरे से बाहर आया। मैडम, मीरा ने मुड़कर देखा। आरिफ के हाथ में एक छोटी सी चांदी की पेन ड्राइव थी। उस पर एक अजीब सा चिन्ह बना था। ये आरिफ कांप रहा था। जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस में आपको पानी देने गया था, रियाजा आने से पहले, मैंने इसे मेज से उठा लिया था। मुझे लगा यह कोई खिलौना है। क्या वे यह मांग रहे हैं? मीरा सन्न रह गई। वह पेन ड्राइव, वह कोई खिलौना नहीं थी, वह ब्लैक आइस थी। देश के सबसे बड़े राज उस छोटे से लड़के की जेब में थे। मीरा ने आरिफ से ड्राइव ले ली। हाँ आरिफ, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उसकी आंखों में मौत का खौफ था। यही वह खिलौना है जिसके लिए ये राक्षस आए हैं। उसने ड्राइव को अपनी मुट्ठी में भींचा। अब उसके पास एक लीवरेज था। वह चट्टान के ऊपर चढ़ गई ताकि सब उसे देख सकें। उसने ड्राइव को हवा में लहराया। यह चाहिए तुम्हें? वह चिल्लाई। दुश्मन की निगाहें उस छोटी सी चमकती चीज पर टिक गईं। हाँ, कमांडर चिल्लाया, उसे हमें दे दो। आकर ले लो, मीरा ने कहा। लेकिन अगर किसी ने एक भी गोली चलाई तो मैं इसे इस खाई में फेंक दूंगी और तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा। कमांडर ने हाथ उठाया। गोली मत चलाना, मुझे वो ड्राइव चाहिए। सन्नाटा छा गया। हवा की आवाज के सिवा कुछ नहीं। मीरा ने घड़ी देखी। 5:55 AM। 5 मिनट। उसे बस 5 मिनट तक उन्हें बातों में उलझाए रखना था। तुम लोग कौन हो? मीरा ने पूछा, समय बर्बाद करने के लिए। पाकिस्तानी? चाइनीज? हम व्यापारी हैं, जोया, कमांडर ने कहा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। युद्ध एक धंधा है और यह ड्राइव सोने की खान है। वह करीब आ रहा था। 20 मीटर, 10 मीटर। रुक जाओ, मीरा चिल्लाई। वह खाई के किनारे खड़ी हो गई। ठीक है, मैं रुक गया, कमांडर ने कहा। अब ड्राइव मुझे दे दो। मीरा ने आसमान की तरफ देखा। सूरज अब निकल चुका था और सूरज की किरणों के बीच से उसे एक काला धब्बा दिखाई दिया और एक जानी पहचानी गड़गड़ाहट। धड़ 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 धड़। इस बार यह भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स थे। कमांडर ने भी आवाज सुनी। उसका चेहरा बदल गया। धोखा, फायर। उसने आदेश दिया। मीरा ने तुरंत छलांग लगाई और पत्थर के पीछे छिप गई।
गोलियों की बौछार शुरू हो गई। चट्टान के टुकड़े उड़ने लगे। थाइया थाइया थाइया। बच्चों, कान बंद करो, मीरा चिल्लाई। वह पत्थर की आड़ से बाहर निकली और अपनी AK-47 से जवाब दिया। बैंग बैंग। उसकी 2 गोलियां सीधे 2 दुश्मनों के सीने में लगीं, लेकिन वे बहुत सारे थे। कमांडर ने मशीन गन से फायर किया। गोलियां मीरा के पत्थर को तोड़ रही थीं। एक गोली रिकोशे बात होकर मीरा के उसी जख्मी कंधे पर लगी। आह! मीरा गिर पड़ी। राइफल उसके हाथ से छूट गई। कमांडर दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने अपनी पिस्तौल तान दी। ड्राइव दे दो, चुड़ैल। मीरा खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन था। हेलीकॉप्टर अब सिर के ठीक ऊपर थे। रस्सियां नीचे फेंकी जा रही थीं। गरुड़ कमांडो नीचे उतर रहे थे, लेकिन वे अभी भी दूर थे। कमांडर ट्रिगर दबाने ही वाला था। तभी एक छोटा सा पत्थर हवा में उड़ता हुआ आया और कमांडर के सिर पर लगा। मेरी टीचर को छोड़ दो। यह आरिफ था। वह निहत्था पत्थर के पीछे से बाहर निकल आया था। वह कांप रहा था, लेकिन खड़ा था। कमांडर का ध्यान भटका। उसने आरिफ की तरफ बंदूक घुमाई। मरने का बहुत शौक है? नहीं, मीरा चिल्लाई। उसने अपनी पूरी बची हुई ताकत बटोरी। उसने अपनी जेब से वह हैंड ग्रेनेड निकाला जो उसने जावेद की लाश से लिया था। उसने पिन पहले ही निकाल दी थी, बस लीवर दबा रखा था। उसने ग्रेनेड को ड्राइव के साथ कमांडर की तरफ लुढ़का दिया। ये लो अपनी ड्राइव। कमांडर ने ड्राइव देखी और उसे पकड़ने के लिए झपटा। लालच उसका अंत था। मीरा ने आरिफ को खींचा और दोनों एक छोटे गड्ढे में लुढ़क गए। बूम! ग्रेनेड फटा। कमांडर और उसके आसपास के 2 लोग हवा में उड़ गए। ड्राइव के टुकड़े टुकड़े हो गए। राज हमेशा के लिए बर्फ में दफन हो गए। धमाके के साथ ही गरुड़ कमांडो जमीन पर उतरे। उनकी असाल्ट राइफलें गरज उठीं। तड़ 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 तड़। बचे हुए भाड़े के सैनिकों के पास कोई मौका नहीं था। सेना के प्रशिक्षित कमांडो ने उन्हें पल भर में ढेर कर दिया। मैदान साफ हो गया। हेलीकॉप्टर की हवा से बर्फ उड़ रही थी। एक कमांडो दौड़ता हुआ मीरा के पास आया। कैप्टन जोया, हम अल्फा टीम हैं। कर्नल शेरगिल ने भेजा है। मीरा ने आरिफ का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसने कमांडो को देखा। उसकी आंखों में अब वो भूत नहीं था, वहां सिर्फ एक इंसान था। मैं जोया नहीं हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। बेहोश होने से ठीक पहले। मेरा नाम मीरा है। मैं एक स्कूल टीचर हूं। 1 महीने बाद श्रीनगर का मिलिट्री हॉस्पिटल। मीरा खिड़की के पास बैठी थी। बाहर धूप खिली थी। उसका पैर अब ठीक हो रहा था। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि वह अब कभी दौड़ नहीं पाएगी, लेकिन उसे अब भागना भी नहीं था। दरवाजा खुला। कर्नल शेरगिल अंदर आए। उनके हाथ में एक फाइल थी। तुमने ड्राइव नष्ट कर दी, कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाईकमान खुश नहीं है, लेकिन तुमने 20 बच्चों की जान बचाई। पूरा देश तुम्हें हीरो मान रहा है। मुझे मेडल नहीं चाहिए सर, मीरा ने कहा। मुझे बस मेरा स्कूल वापस चाहिए। स्कूल दोबारा बन जाएगा, कर्नल ने कहा। लेकिन सवाल यह है, क्या भूत वापस आएगा? हमें तुम्हारी जरूरत है, जोया। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। अस्पताल के बगीचे में आरिफ और बाकी बच्चे खेल रहे थे। वे उसे देखने आए थे। आरिफ ने ऊपर देखा और हाथ हिलाया। मीरा ने वापस हाथ हिलाया। भूत मर चुका है सर, मीरा ने शांति से कहा। उस रात ईगल्स नेस्ट पर सिर्फ इंसान बचे थे। उसने कर्नल की फाइल वापस कर दी। मैं मीरा हूं और मुझे कल क्लास लेनी है। मेरे बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं। कर्नल ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर गर्व से सिर हिलाया। उन्होंने सैल्यूट किया और चले गए। मीरा ने गहरी सांस ली। हवा में अब बारूद की गंध नहीं थी, सिर्फ सेब और केसर की खुशबू थी। कश्मीर की वादियों में आज शांति थी, असली शांति।